हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 800 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ का तीसरा क्लास करवाने वाला हूं। अगर आप इन 800 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिर्फ कवर कर लेते हैं, तब आप सोशल साइंस के एग्जाम में 80 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस को जरूर सही करके आइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसलिए हैं, ये क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से लिए गए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसके मैं आपको टोटल 10 क्लास करवाऊंगा। अगर आपने इसके पहले के क्लासेस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य क्लास को भी देख सकते हैं। आप सिर्फ इस 800 इन क्वेश्चंस को जरूर कवर कर लीजिएगा। तो लास्ट में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप इन एक एक प्रश्नों को रट जाइए। 100% इन्हीं में से आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप इसका आंसर सहित पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनमें से कई क्वेश्चंस आपको याद भी होंगे, तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता है आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा, और जो क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं उन क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से पीडीएफ के जरिए याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आपको हमने ये सभी के सभी क्वेश्चन पहले भी पढ़ा रखा है, इसलिए आपको अगर यह क्वेश्चन पहले से पता है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहेगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि जो काउंट काबूर थे उनको विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, या फिर गृह मंत्री के पद पर। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 20 मार्क क्या था? यह जो 20 मार्क था यह क्या था? एक कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, या फिर कूटनीतिज्ञ था? तो जो 20 मार्क था यह एक कूटनीतिज्ञ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह जो बोल्शेविक क्रांति थी यह कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, या फिर जनवरी 1905 ईस्वी में? तो जो बोल्शेविक क्रांति थी यह नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जो हिंद चीन में पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यापारी था, वह व्यापारी जो था वह कौन था? बितानी था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, या फिर डच था? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वे पुर्तगाली थे। और यह भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये सभी क्वेश्चन रहते हैं ईजी, लेकिन फिर भी हर बार घुमा घुमा के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? जो हिंद चीन क्षेत्र है उसमें कौन से देश आते हैं? वियतनाम, चीन, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिंद चीन क्षेत्र में जो आने वाले देश हैं सिर्फ और सिर्फ 3 देश हैं, और आपको उसको अच्छे से याद रखना है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यही 3 के 3 देश हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले देश हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह एक विद्रोह का नाम है। पूछा जा रहा है कि यह विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 17 ईस्वी में, 18 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में? तो जो रंपा विद्रोह है यह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था वह कब हुआ था? 1838 में, 1885 ईस्वी में, 1881 में, या फिर 1911 ईस्वी में? तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति? तो सामंती व्यवस्था से हटकर जो शहर में रहने वाले लोग थे उन शहरी व्यवस्था में उन सभी को प्रगतिशील प्रवृत्ति की लत पड़ गई थी, अर्थात प्रवृत्ति जो बढ़ी थी वह प्रगतिशील प्रवृत्ति थी। सभी प्रगति करना चाहते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति।
द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि यूरोप में ऐसी कौन सी संस्था का उदय हुआ था जिसने आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त कर दिया था? सार्क, नाटो, ओपेक या फिर यूरोपीय संघ? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोप में संस्था का उदय हुआ था उस संस्था का नाम यूरोपीय संघ था और उसने आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इस पंक्ति को किसने कहा था कि जो मुद्रण है, जो पैसा है, जो रुपया है, ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने या फिर ईसा मसीह ने? तो इस बात को मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से क्यों ही नहीं? तो जो वन स्थिति रिपोर्ट है उनके सर्वे के अनुसार जो भारत में वन का विस्तार है वह 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वह सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। तो वह कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या फिर अचक्रीय? तो जो सौर ऊर्जा है वह संसाधन है एक नवीकरणीय, क्योंकि उसको आप बार बार तैयार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो संसाधन है वह नवीकरणीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो राष्ट्रीय संपदा वह निहित है? जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की राष्ट्रीय संपदा निहित रहती है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, फिर 19.9 किलोमीटर? तो समुद्री क्षेत्र के जो राजनीतिक सीमा में 12.2 किलोमीटर होती है वही क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12.2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन बैंक में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि यह जो सोपानी कृषि है यह किस राज्य में प्रचलित कृषि है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में? तो आपको इसको अच्छे से रट जाना है कि सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स या फिर इनमें से सभी? तो लौह अयस्क का जो प्रकार है वह क्या है इसमें से? बिटुमिन्स और लिग्नाइट, ये दोनों के दोनों तो कोयला के प्रकार है। बच गया हेमाटाइट। हेमाटाइट एक लौह अयस्क का प्रकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमाटाइट एक लौह अयस्क का प्रकार है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर बिहार? क्वेश्चन ये है कि जो बाजरा है वह सबसे अधिक उसका जो उत्पादन होता है पूरे भारत के किस देश में होता है, किस राज्य में होता है? तो जो बाजरा है उसका सबसे अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? जो हमारा भारत वह पूरे विश्व में इन चारों चीज़ों में से किस चीज़ का अग्रणी उत्पादक है, मतलब कि सबसे अधिक उत्पादन उस चीज़ का करता है और निर्यातक है अर्थात बेचता भी है? मक्का का, गेहूं का, दालें का या फिर चाय का? तो जो हमारा भारत देश है वह हमारा भारत देश पूरे विश्व में चाय की खेती में अग्रणी उत्पादक है और अग्रणी निर्यातक भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाय। और चाय जो हमारे भारत में अगर राज्यों में पूछा जाए तो जो चाय की खेती सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक उत्पादन होता है वह असम राज्य में होता है। तो असम हो गया भारत भर में। और पूरे विश्व में पूछा जाए तो पूरे विश्व में नंबर 1 पर चाय उत्पादन करने वाला और निर्यात करने वाला जो देश है वह भारत देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाय। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में, दिल्ली एवं मुंबई में, कोलकाता एवं चेन्नई में या फिर दिल्ली एवं बेंगलुरु में? तो जो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो वह शहर है कोलकाता एवं दिल्ली। क्योंकि कोलकाता एवं दिल्ली, जो कोलकाता वह भारत की द्वितीय राजधानी थी और जो दिल्ली है वह भारत की वर्तमान राजधानी है। तो यही तो भारत के शहरों में मेट्रो रेल सेवा की उपलब्ध कराती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। भले यह डेट वाला क्वेश्चन है लेकिन आता है एग्जाम में कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 52 में, 54 में या फिर 1951 ईस्वी में? तो जो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी वह 1952 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क का, नाटो का, ओपेक का या फिर यूरोपीय संघ का? तो इससे पहले ही लगता है आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया था तो यूरोप में एक यूरोपीय संघ नामक संस्था का उदय हुआ था, उसने वहां के दुष्प्रभाव को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ।
लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। जो लोकतंत्र है एक किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है उपयुक्त सभी के लिए। स्थानीय स्वशासन की राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? जो स्थानीय स्वशासन की राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह किस चर्चा में? अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 40 में या फिर अनुच्छेद 39 में? तो स्थानीय स्वशासन की राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांतों से संबंधित चर्चाएं हैं वे सभी की सभी चर्चाएं अनुच्छेद 40 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। सोवियत संघ का विघटन वर्ष है। जो सोवियत संघ का विघटन वर्ष है वह कहाँ कब है? 1988 में, 1990 में, 1989 में या फिर 1987 ईस्वी में? तो सोवियत संघ का जो विखंडन वर्ष है, मतलब सोवियत संघ कब टूट गया था? तो 1989 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है 1989 ईस्वी। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? जो दल बदल कानून है इनमें से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या फिर उपयुक्त सभी पर? तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर ही लागू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दल बदल कानून निम्नलिखित में सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह उस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राजनीतिक दलों की मान्यता होती है और उसका जो चिन्ह होता है, जैसा कि बीजेपी का जो चिन्ह है वह कमल छाप है, तो वह जो चिन्ह होता है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो यह जो राजनीतिक दलों की मान्यता होती है और उसका जो चिन्ह होता है वह जो प्रदान किया जाता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत या फिर अफसरों में की बहाली संबंधी कार्य। तो इन तीनों कामों को तो राजनीतिक दल करता है, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो जो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य होता है उसको राजनीतिक दल नहीं करता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है, अनास्था है, अविश्वास है या फिर सभी गलत है? तो आप जानते हैं कि जो हमारा भारत में लोकतंत्र है उस भारतीय लोकतंत्र के प्रति हम सभी की आस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें कांग्रेस में प्राप्त सीटों की संख्या जो थी वह कितनी थी? 201, 3, 2 या फिर 204? तो 15वीं लोकसभा में जो चुनाव में कांग्रेस में प्राप्त सीटों की संख्या थी वह 202 थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 202। श्रीलंका में संघर्ष है। जो श्रीलंका में संघर्ष है वह किन किन के बीच है? उल्फा एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं लिट्टे के बीच, लिट्टे एवं सरकार के बीच या फिर नक्सली एवं सरकार के बीच? तो जो श्रीलंका में संघर्ष है वह सिर्फ और सिर्फ लिट्टे एवं सरकार के बीच है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका में संघर्ष है लिट्टे और सरकार के बीच। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? मतलब स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी? कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, व्यवसाय प्रधान या फिर उपयुक्त तीनों? तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधान ही थी। अभी तो उद्योग प्रधान और व्यवसाय प्रधान भी होगी, लेकिन पहले कृषि प्रधान थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि प्रधान। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? मुसलमानों ने, पारसियों ने, अंग्रेजों ने या फिर साहेलियों ने? तो जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी वह अंग्रेजों ने अपनाई थी, तभी तो हम लोग इतने वर्ष गुलाम रह गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है वह कौन सी विधि है? उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि और फिर उपयुक्त तीनों? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधि है वह मूल्य योग विधि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि मूल्य योग विधि है। मुद्रा एक अच्छा है। जो मुद्रा है वह एक अच्छा रैयत है, एक अच्छा मालिक है, एक अच्छा राजा या फिर एक अच्छा सेवक है? तो जो मुद्रा है वह हमारा एक अच्छा मालिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा एक अच्छा मालिक है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस को और अधिक स्ट्रॉन्ग करना है तो जो आपने ऊपर वीडियो में देखा इससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डेली क्विज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वह और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और भी आपको मजबूत तरीके से याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है वह कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो जो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आप पूछा जा रहा है अर्ध सरकारी, तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी या फिर सेठ साहूकर की? तो जो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था होती है वह सहकारी बैंक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था सहकारी बैंक है। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है। जो नरेगा हमारी है वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, तो इसके सफल न होने का क्या कारण है? बिचौलिए इसके बीच है, ईमानदारी है इसमें, राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है? तो अगर ईमानदारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें रहा तो यह तो पूरी तरह से सफल हो ही जाएगा। लेकिन बिचौलिए जब इसमें आ जाते हैं, रिश्वतखोर आ जाते हैं, इसी कारण जो नरेगा वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिचौलिए। WTO का विस्तारित रूप है, आपका कुछ कुछ फुल फॉर्म वाला भी क्वेश्चन आता है कि WTO का विस्तारित रूप क्या है। तो सबसे पहले हम आपको सिंपली बता देते हैं, WTO का जो नाम है वह विश्व व्यापार संगठन है। तो विश्व व्यापार संगठन जो होगा वह होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गलत हो जाएगा, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गलत, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन यह भी गलत। WTO का जो विस्तारित रूप हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। WTO का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का या फिर उपयुक्त तीनों का। तो कोई भी उपभोक्ता है, कोई भी कस्टमर है, उसको किसी भी वस्तु का गुण, मात्रा और निर्माण सामग्री तीनों का जानकारी लेना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपभोक्ता को किसी भी वस्तु का, सभी चीज़ों का जानकारी लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों का। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? अगर आप भूकंप रोधी इमारत बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कैसा नक्शा तैयार करेंगे? मतलब कि भूकंप से उसको किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो, उस इमारत को साधारण एवं वर्गाकार, साधारण एवं वृत्ताकार, साधारण एवं आयताकार या फिर कोई नहीं। तो अगर भूकंप रोधी इमारत बनाना है तो उसका जो नक्शा होना चाहिए वह साधारण एवं आयताकार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा साधारण एवं आयताकार होना चाहिए। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किसकी मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक भूकंप आए थे? 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य में अमेरिकी देश में एक के बाद एक भूकंप आए थे? एंटीगुना के मध्य में, निकारागुआ के मध्य में, मैक्सिको के मध्य में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो निकारागुआ है इसी के मध्य में 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को अमेरिकी देश में एक के बाद एक भूकंप आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकारागुआ। तो क्वेश्चन ये है कि जो साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में एक दास प्रथा चली आ रही थी, कृषक दास प्रथा। तो उसका जो अंत हुआ था, उसकी जो समाप्ति हुई थी, किस ईस्वी के हुई थी? 1861 में, 62 में, 63 में या फिर 1864 ईस्वी में? तो जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रास्टस्की ने या फिर केरेंस्की ने? तो जो लाल सेना का गठन किया गया था वह ट्रास्टस्की के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था। वार एंड पीस किसकी रचना है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो वार एंड पीस पुस्तक है यह किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टोल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की या फिर एजेलेंस्की की? तो आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आप 10th क्लास में आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं तो जो वार एंड पीस रचना है वह लियो टोल्स्टॉय की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह जो बोल्शेविक क्रांति थी यह कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या फिर अगस्त 1905 ईस्वी में? तो ये 1917 तो सभी बच्चों को याद रह जाता है कि बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, लेकिन किस मंथ में हुआ वह बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह नवंबर 1917 हुई थी। बहुत फरवरी 1917 मार देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जो लेनिन थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1924 ईस्वी में? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है कि जो रूस में जार का अर्थ होता है वह क्या होता है? पीने का बर्तन,
पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट। तो रूस में जार उसको कहा जाता है जो कि रूस का सम्राट होता है, जो कि रूस का राजा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, अर्थात इन चारों में से ऐसे कौन से व्यक्ति है जो कि यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या फिर रॉबर्ट ओवेन। तो ये जो कार्ल मार्क्स थे यही तो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। लुई क्ला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन ये तीनों की तीनों यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है ये यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? जो ब्रेस्ट लिटोवस्क नामक संधि हुई थी वह किन किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच या फिर रूस और जर्मनी के बीच? तो यह जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी यह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष पूरा हुआ था? जो दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है, पूछा जा रहा है कि जो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 ईस्वी में या फिर 1883 ईस्वी में? तो जो दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन हुआ था वह 1867 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? जो नई आर्थिक नीति का योजना लागू हुई थी वह कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1924 ईस्वी में? तो नई आर्थिक नीति जो थी वह 1921 ईस्वी में ही लागू हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। रूसी क्रांति के समय कौन शासक था? जब रूस की क्रांति हो रही थी तो उस क्रांति के समय जो रूस का शासक था वह कौन था? लेनिन, जार निकोलस द्वितीय या फिर कार्ल मार्क्स? तो इसमें तीन ही ऑप्शन है। तो जो रूसी क्रांति के समय शासक था वह था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ही जब रूस में क्रांति हो रहा था तो उस समय रूस के शासक थे, रूस के राजा थे, रूस के सम्राट थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या फिर लुई ब्लां यह होना चाहिए था, लुई ब्लां के द्वारा। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था वह कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। इससे पहले आपने पढ़ा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति आपको अच्छे से याद रखना है कि नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो क्रांति थी बोल्शेविक क्रांति, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके हेड कौन थे? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या फिर लियो टोल्स्टॉय? जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था वह लेनिन के द्वारा किया गया था। और लेनिन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था वह लेनिन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। और अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वह 1867 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो रचना है यह किसके द्वारा रचित रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है, लेनिन की, ट्रास्टस्की की या फिर बिस्मार्क की? तो जो दास कैपिटल रचना है, इस दास कैपिटल के जो लेखक है वह कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स की ही रचना दास कैपिटल है और उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? यह जो अप्रैल थीसिस है यह किसके द्वारा लिखा गया? ट्रास्टस्की के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, लेनिन के द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा? तो अप्रैल थीसिस यह भी एक पुस्तक का ही नाम है। तो इसके जो लेखक है वे लेनिन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? जो सोवियत संघ था उसका विघटन किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में, 1985 में, 1990 में या फिर 1091 ईस्वी में? तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वह 1985 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1985 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 8 मार्च को, 8 जुलाई को या फिर 8 जुलाई को? तो इसमें जो 8 है ये तो सभी बच्चों को याद रहता है, लेकिन जो मंथ है वही ध्यान में नहीं रहता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस पुस्तक को
दास कैपिटल को, अप्रैल 30 को, या फिर द मदर को। तो समाजवादियों का जो बाइबिल कहा जाता है, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, वह थी दास कैपिटल। दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी का जो नारा दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने? तो भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चेका था, उस चेका का गठन किसने किया था? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो चेका था वह एक पुलिस का संगठन था, पुलिस दस्ता था। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, लेनिन ने, स्टालिन ने, या फिर टोल्स्टॉय ने? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1848 में, 1867 में, या फिर 1843 ईस्वी में? तो जो साम्यवादी घोषणा पत्र का पता चला था वह 1843 ईस्वी में पता चला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1843 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का पता हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह एक नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने? तो दुनिया के सभी मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुनिया के मजदूरों एक हो को नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? 8 मार्च को, 1 मई को, 8 मई को, या फिर 1 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, जो साम्यवादी घोषणा पत्र था, उसके लेखक कौन थे? लेनिन, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, या फिर ट्रॉट्स्की? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे वे थे कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की लेख की थी, मतलब इसकी रचना की थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 63 में, 1964 में, या फिर 1889 ईस्वी में? तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब कि प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना की गई थी वह 1964 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो इससे पहले जस्ट आपने पढ़ा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन या फिर रॉबर्ट ओवेन ने? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना की गई थी वह कार्ल मार्क्स ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कार्ल मार्क्स ने की थी। खूनी रविवार, जिसको लाल रविवार के भी नाम से जाना जाता है, तो खूनी रविवार, लाल रविवार की घटना कब हुई थी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि जो खूनी रविवार की घटना हुई थी वह कब हुई थी। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल रविवार की घटना कब हुई थी? 9 जनवरी 1905 को, 12 जनवरी 1905 को, 5 नवंबर 1917 को, या फिर 8 नवंबर 1917 ईस्वी को? तो जो खूनी रविवार की घटना हुई थी वह 9 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 जनवरी 1905 के दिन खूनी रविवार की घटना हुई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी वह किस ईस्वी को हुई थी? 1887 में, 88 में, 89 में, या फिर 1890 ईस्वी में? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई थी वह 1889 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ थी उसकी जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी? हुई तो थी 1889 ईस्वी में, लेकिन कहाँ पर हुई थी? लंदन में, पेरिस में, रूस में, या फिर जापान में? तो जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी वह पेरिस में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस में। और कब हुई थी? तो 1889 ईस्वी में हुई थी। चेका क्या है? इससे पहले हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि चेका क्या है। इसका जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिए कि चेका क्या है। एक व्यापारिक संगठन है, एक गुप्त पुलिस संगठन है, एक धार्मिक संगठन है, या फिर एक मजदूर संगठन है? तो जो चेका है वह एक गुप्त पुलिस दस्ता था, मतलब कि एक पुलिस का संगठन था जिसको लेनिन ने बनाया था। चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। एक गुप्त पुलिस संगठन का चेका शॉर्ट नाम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जैसा कि आप याद किए हैं कि लेनिन की मृत्यु कब
हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी प्रकार है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1951 में, 1952 में, 1953 ईस्वी में या फिर 1954 ईस्वी में? तो जो स्टालिन की मृत्यु हुई थी वह 1952 ईस्वी में हुई थी, जिस दिन वन्य जीव बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टालिन की मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? आपको कुछ क्वेश्चंस के डेट भी याद अच्छे से रखना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1881 में, 1882 में, 1883 में या फिर 1884 ईस्वी में? तो जो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी वह 1883 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। जो नई आर्थिक नीति थी उसका जो लागू किया था वह किसने किया था? नई आर्थिक नीति मतलब कि नेप किसने लागू की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या फिर रॉबर्ट ओवे ने? तो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई आर्थिक नीति को लेनिन ने लागू किया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस और जो जापान का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1904 से 1905 के बीच, 1903 से 4 के बीच, 5 से 6 के बीच या फिर 1900 से 1907 के बीच? तो जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था वह 1904 से 1905 के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस जापान का युद्ध 1904 से 1905 के बीच हुआ था। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी? लंदन में, पेरिस में, द्वितीय जर्मनी में या फिर रूस में? तो आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना थी वह तो पेरिस में हुई थी, लेकिन जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना थी वह लंदन में हुई थी। तो आपको दोनों को याद रखना है। अगर प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना पूछा जाए तो प्रथम इंटरनेशनल की अगर स्थापना पूछा जाए तो लंदन हो जाएगा, और अगर द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना पूछा जाए तो पेरिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंदन। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? जो रॉबर्ट ओवेन एक व्यक्ति का नाम है, पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी के या फिर रूस के? तो रॉबर्ट ओवेन जो थे वे इंग्लैंड के निवासी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड के रहने वाले थे रॉबर्ट ओवेन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या फिर कंबोडिया में? तो जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे उनका क्या नाम था? वे कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या फिर डच थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और अगर आप सामाजिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वे पुर्तगाली थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी मुझ तक जरूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।